एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। आज का अपना टॉपिक है, सीए इंटर में न्यू कोर्स में ये चैप्टर डाला गया है, डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वी विल स्टार्ट टुडे विद डिविडेंड डिसीजन। उसके पहले हमें थोड़ा सा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा कि ये चैप्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल। चलो, इस एग्जाम्पल के बाद कहीं ना कहीं हम सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल इज लाइक दिस। लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड रिलायंस। अब इस रिलायंस में हमें लग गई है जॉब। ठीक है, जॉब भी कोई छोटी मोटी नहीं। यू आर नाउ गोइंग टू बी अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ रिलायंस। चलो, ये तो बहुत खुशी वाली बात है यार, फाइनेंस मैनेजर ऑफ रिलायंस, इतना पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, तो तुमने सोच लिया कि बस अब तो यार अपनी लाइफ है बिल्कुल सेटल। अब हम लग गए हैं रिलायंस में, अब तो बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं, पैसे ही पैसे होंगे अपने पास। तुम गए जॉब पे पहले दिन। ठीक है, यू आर नाउ फाइनेंस मैनेजर। तुम गए जॉब पे पहले दिन, तुम्हारी पहले ही दिन चेयरमैन के साथ मीटिंग। इससे अच्छा जॉब क्या होगा यार। फर्स्ट डे यू आर मीटिंग विद द चेयरमैन और अपने आइडियाज शेयर करोगे तुम। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर रखा है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बहुत सारे सजेशंस देने पड़ेंगे। ठीक है, आप गए कंपनी में और जैसे ही आप मीटिंग में एंटर करते हो, आपका सामना होता है अनिल अंबानी से। ठीक है, अनिल अंबानी से आपका सामना हुआ। यू आर लुकिंग लाइक यार मैं तो कौन सी रिलायंस में लग गया, मैंने तो सोचा था मुकेश अंबानी, और हम लग गए अनिल अंबानी की कंपनी में। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमने जो सपने देखे थे कि पैसा ही पैसा होगा, कहीं ना कहीं उस सपने में अब आ गई है प्रॉब्लम। अब उसमें लगने वाला है ग्रहण, क्योंकि तुमको मालूम है अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो चल रही है लॉस में। वो तो बिल्कुल लोगों के लोन्स भी पे ऑफ नहीं कर पा रही है। तुमको सैलरी अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक टेंशन आ गई है। ठीक है, अनिल अंबानी की कंपनी में यार ये टेंशन तो होनी ही है, लेकिन फिर भी तुमने एज अ चैलेंज लिया इसको और तुम काम पे लग गए। ठीक है, तुम्हारी पहले दिन मीटिंग अनिल अंबानी से डायरेक्टली। अनिल अंबानी ने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी आपको कि सी एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आपका बहुत नाम सुना है हमने, यूर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बस अब कंपनी की आखिरी उम्मीद तो आप ही हो। आपको इस कंपनी को बचाना है, प्रॉफिट में लेके आना है। ठीक है, अनिल अंबानी ने बोला देखो हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम है यार, कोई पैसे दे नहीं रहा हमको, हमारी इमेज मार्केट में खराब है, तो आप कहीं से पैसे अरेंज करो। हमें चाहिए 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप अगर कहीं से ला दो, 1,000 करोड़ का इंतजाम कर दो, तो अपनी कंपनी ट्रैक पे आ सकती है। मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई। हम अलग अलग आइडियाज लगाएंगे और 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला काम अपना है रिलायंस के अंदर। चलो, हमने शुरू कर दिया, पूरे साल मेहनत की। ठीक है, अलग अलग आइडियाज बनाए, बैंक में गए, शेयर होल्डर्स के पास गए, अलग अलग जगह पे गए, उनको अपने आइडियाज शेयर किए और फंड्स रेज किए। पहला काम कंपनी को अगर रिवाइव करना है तो हमें फंड्स रेज करना है। हमने फंड्स रेज किए। ठीक है, रिलायंस का एज अ फाइनेंस मैनेजर तुम्हें सबसे पहले फंड्स रेज करना पड़ा। फंड्स रेज, कितना फंड्स रेज किया तुमने? रुपीज 1,000 करोड़। चलो, 1,000 करोड़ रेस करते वक्त अनिल अंबानी की नजर में आ गया यार ये तो बहुत ही काम का फाइनेंस मैनेजर निकला, इसने तो पैसे अरेंज कर दिए। ठीक है, अब उसने तुम्हारे पर एक और जिम्मेदारी दे दी है कि अब आपको इस 1,000 करोड़ को प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जहां से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अनिल अंबानी ने आपके ऊपर छोड़ दी है एज अ फाइनेंस मैनेजर। तुमने वो काम भी किया।
इसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, फंड्स को बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, पूरे 1000 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दिया, ठीक है, और पूरे साल आप मेहनत करते रहे कि कैसे भी करके ये इन्वेस्टमेंट्स जो अपना है ये प्रॉफिट मेकिंग हो, अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमको प्रॉफिट हो, ठीक है। आपने अपना पहला काम बहुत अच्छे से किया, दूसरा काम भी अच्छे से किया। अब चलते 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 साल खत्म होने को आ गया है, साल खत्म हो गया, ठीक है, साल खत्म हो गया, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि यार कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो कंपनी की बैलेंस शीट P&L बन के रेडी हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के एंड में जाके आपको पता चला है दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अनिल अंबानी की है, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उसे हो गया है प्रॉफिट, ठीक है। इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, आपके आते ही कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? लेट से एट द एंड ऑफ द ईयर इट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150 करोड़। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आपने 150 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है, 150 करोड़ का आपने कमा लिया है प्रॉफिट। अब तो बिल्कुल एज अ फाइनेंस मैनेजर आप सक्सेसफुल हो गए। अब आपको क्या करना है? आपने पैसे रेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, प्रॉफिट भी हो गया, अब तो अपना काम खत्म। बिल्कुल, अब तो आप नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट का वेट करिए, आपको फाइनेंस मैनेजर से ये CFO या फिर कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लेंगे, आपका काम खत्म, आप तो एकदम आराम से बैठे हो। लेकिन आराम से नहीं बैठ सकते, आराम से नहीं बैठ सकते इसलिए क्योंकि आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको एक और काम करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। अब ये जो 150 करोड़ आपने प्रॉफिट कमाया है, कैसे कमाया? पब्लिक से आपने 1000 करोड़ रुपीस फंड्स रेज किए, उनसे लिए पैसे। अब पब्लिक ने जब आपको पैसे दिए तो वो होपफुल थे कि आप इस पैसे को यूज करके कुछ प्रॉफिट कमाओगे और कुछ ना कुछ पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें से कुछ रिटर्न दोगे उनको, ठीक है। तो अब आपका तीसरा काम एक आ गया है कि आपको अब डिसाइड करना है कि इस 150 करोड़ में से हम अब क्या करें, इस 150 करोड़ का पब्लिक को दे या नहीं दे, पूरा 150 करोड़ दे दे या थोड़ा कम दे। अब एक अलग प्रॉब्लम आ गई है, देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर आपने पूरा 150 करोड़ बांट दिया तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अगर आपके पास पैसा होता ये 150 करोड़, वो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और दूसरा, अगर आप पूरा 150 करोड़ रख लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो, तो शेयर होल्डर्स हो जाएंगे नाराज, वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार इनको हमने पैसे दिए, सोचा था ये लोग एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ हमको रिटर्न करेंगे, बट ये तो कुछ दे ही नहीं रहे, अपना पैसा तो फंस गया यहाँ पे, ये भी प्रॉब्लम आ गई। तो अब 150 करोड़ में से आपको पब्लिक को पैसे देने भी है, प्लस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ पैसे अपने पास रिटेन भी करने हैं। तो ये एक तीसरा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप पैसे शेयर होल्डर्स को बांटो या नहीं बांटो, ठीक है। चलिए, तो ये जो काम आपने किया एज अ फाइनेंस मैनेजर, बहुत ही अच्छा काम किया, आपने 3 काम किए, ठीक है, आपने 3 काम किए। वैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो इस चैप्टर में भी या फिर इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो एज अ फाइनेंस मैनेजर हमने काफी सारे डिसीजन लिए। पहला डिसीजन हमने क्या लिया कि हमको फंड्स ये 1000 करोड़ रेस करने हैं, ये 1000 करोड़ हम कहां से रेस करें। दूसरा डिसीजन हमने ये लिया कि 1000 करोड़ आने के बाद हम इसे इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें, कहां इन्वेस्ट करें जहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी आपने किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होने के बाद अब आप ये सोच रहे हो कि अब हम इसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें, कम करें या ज्यादा करें। तो ये तीसरा काम जो आपने किया, तो 3 काम आपने किए हैं, इसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो आप, पैसे रेज भी कर रहे हो, उसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। तो सी दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना, अगर इस एग्जाम्पल से अगर हम चले अब आप अपने टॉपिक पर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट financial management is a process
इट इज अ प्रोसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, और एज अ मैनेजर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, तो किस टाइप के डिसीजन लेने पड़ेंगे? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। किस टाइप के डिसीजंस लेने हैं आपको? फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, फाइनेंशियल डिसीजंस आपको लेने हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल डिसीजन कितने टाइप के होते हैं? तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हमने अपने एग्जाम्पल में लिए, 3 टाइप के होते हैं। 3 कौन से टाइप? पहला, पहले एज अ फाइनेंस मैनेजर आपने सोचा यार कि अनिल अंबानी की कंपनी को हम पैसे दिलाएं कहां से, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे कहां से लेके आए, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम। तो पहला डिसीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फाइनेंस अरेंज कहां से करें। फाइनेंसिंग डिसीजन, सिंपल में अगर मैं बात करूं कि फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, पैसे कहां से अरेंज करें। ठीक है। दूसरा चीज, आपके हाथ में पैसे आ गए, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपने क्या किया? इस पैसे को इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट करने का भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करें, वेयर टू इन्वेस्ट दिस मनी। तो नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट इज वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, वेयर टू इन्वेस्ट द फंड्स। ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सको। अब तुमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट भी हो गया, यहीं पे अपना काम खत्म नहीं होता। एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको एक और डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन है कि अब डिविडेंड, प्रॉफिट हम कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स को कैसे बांटे, बांटे या नहीं बांटे। ठीक है, तो तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। ओके, डिविडेंड डिसीजन, वेदर whether to distribute whether to distribute the profit after tax of the company to the shareholders। शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें या नहीं करें। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। कितने टाइप के डिसीजन लेने पड़ेंगे? पहले तो फंड्स कहां से अरेंज करें, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कहां पे करें इन पैसों का जो आपने रेज कर लिया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा, एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डर्स को या नहीं करें, कम करें या ज्यादा करें, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, चलिए, ये तो रहा अपना डिसीजन पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप ये देखिए कि हम ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, या फिर जो जो फाइनेंस मैनेजर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी, मैं अगर आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। हमें शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, जो उनका शेयर है, उसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। एज अ फाइनेंस मैनेजर हमें ये काम करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है, इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बस आपको शेयर होल्डर्स की वेल्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। और वो आप कैसे बढ़ा सकते हो? दैट कैन बी डन थ्रू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस, दैट कैन बी डन थ्रू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस।
ओके, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसी ऑब्जेक्टिव के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये डिविडेंड क्या है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड, मीनिंग ऑफ डिविडेंड, बताइए डिविडेंड क्या है। ठीक है, तो अब ये डिविडेंड जो है ना, ये वैसे तो टर्म देखोगे तो काफी टेक्निकल टर्म है, बट सिंपल मतलब है इसका। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब सिंपल यही होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से, टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which are distributed to the shareholders, which are distributed to the shareholders of the company. Okay, simple as that. डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, दैट इज सिंपल। तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which is distributed to the shareholders of the company, distributed to the shareholders of the company। कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट का जो पार्ट बांटने वाले हैं उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम बांटेंगे, सारा पार्ट नहीं बांटेंगे, उसमें से कुछ अपने पास भी रखेगी कंपनी। तो यहाँ पे प्रॉफिट का हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, सी अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट्स के दो पार्ट होंगे। पहला, कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट, द फर्स्ट पार्ट इज profit will be distributed, and second, profit will be retained। retained का मतलब अपने पास रख लिया जाएगा, कंपनी सारा प्रॉफिट नहीं बांटेगी। ठीक है, जो प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को उसे हमें बोलना है डिविडेंड, इसी को डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड एज डिविडेंड। जो प्रॉफिट कंपनी रिटेन कर लेगी, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटेगी, उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड सिंपल मतलब है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बस। अच्छा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या होगा, कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पार्ट हम रिटेन करेंगे। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यही है, ये जानना कि हम कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पार्ट प्रॉफिट का रिटेन कर लें। ठीक है, अगर मैं इस पे बात करूं तो हमें देखना पड़ेगा कि अपना पे आउट रेशियो क्या होने वाला है, हम कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं और कितना डिविडेंड रिटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पार्ट हम डिविडेंड में बांट देते हैं प्रॉफिट का, उसको हमें बोलना है पे आउट रेशियो। यहां से आपको मिल जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, और जो पार्ट हम रिटेन कर लेते हैं उसे बोलना है रिटेंशन रेशियो। मतलब इतना पार्ट हमने डिविडेंड का रिटेन कर लिया है ताकि हम फ्यूचर में इसे, ये जो पैसा हमने रिटेन करके रखा है, फ्यूचर में इसे यूज करें, कहीं पे इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कमा सके, कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पे आउट रेशियो कम ज्यादा होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट पे या शेयर प्राइस पे या फ्यूचर की शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग्स का कहीं ना कहीं फ्यूचर पे काफी इंपैक्ट होता है, तो हमें ये देखना है कि कहीं अपना डिसीजन प्रेजेंट को संभालने के चक्कर में फ्यूचर खराब ना कर दे। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट विल बी योर डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि हम अपनी अर्निंग्स में से कितना डिविडेंड पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 100 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है 100 रुपीज का, उसमें से इट इज पेइंग आउट 60 रुपीज एज
डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, तो रिटेंशन रेशियो हो गया 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 60%। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये रिटेंशन रेशियो ज्यादा होगा या कम होगा तो इससे अपनी शेयर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो पहला केस, फॉर एग्जांपल दिस रिटेंशन रेशियो इज वेरी हाई, रिटेंशन रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी काफी ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है। उससे होगा क्या, सी, जब आप ज्यादा डिविडेंड पे करोगे तो शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा यार ये कंपनी तो बहुत डिविडेंड दे रही है, तो आपके कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी, शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई होंगे और उससे कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स की सेटिस्फाई होने की वजह से शेयर की प्राइस आपकी बढ़ जाएगी मार्केट में। तो इससे क्या हो सकता है दैट इन करंट टर्म्स, इन करंट पीरियड आपका शेयर प्राइस एट करंट टर्म माइट इंक्रीज, शेयर प्राइस आपका इस पीरियड में हो सकता है बढ़ जाए, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जा सकता है। अगर आप ज्यादा डिविडेंड्स बांट दोगे, आपके पास कुछ रिजर्व रिटेन नहीं करोगे आप, तो फ्यूचर में हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए और आपके पास पैसे ही ना हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फोरगो करनी पड़ेगी। फ्यूचर में हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए, फ्यूचर में आपकी अर्निंग कम हो जाए, जिससे फ्यूचर का शेयर प्राइस भी गिर सकता है, फ्यूचर में आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर में आपकी शेयर प्राइस इन फ्यूचर माइट डिक्रीज। तो आपको अब करना क्या है, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना बहुत ज्यादा डिविडेंड ना बहुत कम डिविडेंड। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड की जगह लो रेट ऑफ डिविडेंड पे करते हो, लो रेट, तो होगा क्या, जब आप बहुत कम डिविडेंड पे करोगे, शेयर होल्डर्स की आपसे काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपकी कंपनी डिविडेंड देगी, उन्हें भी कुछ पैसा बांटा जाएगा, लेकिन आपने बहुत कम पैसे दिए, अब वो हो जाएंगे डिससेटिस्फाइड, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो किया बट पैसे ये रिटर्न नहीं दे रहे हैं, अब फ्यूचर का क्या मतलब, कुछ डिविडेंड मिल जाता तो अच्छा था। अब उनके ये डिससेटिस्फाई होने की वजह से आपके शेयर की प्राइस पे फर्क पड़ जाएगा, शेयर की प्राइस हो सकता है करंट में गिर जाए, शेयर प्राइस एट करंट टर्म माइट डिक्रीज, बट प्लीज रिमेंबर, अगर आप कम डिविडेंड दोगे इस साल तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होगी, आपके पास पैसे पड़े हुए होंगे, और फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए तो आप इन्वेस्टमेंट करके उस पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और आपकी कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ सकता है, जिससे कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ सकता है। तो इससे होगा क्या कि आपके फ्यूचर का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर प्राइस इन फ्यूचर विल और माइट इंक्रीज। तो आप देखिए, आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर अपना प्रेजेंट भी देखना है और फ्यूचर भी देखना है। अगर आप एग्जांपल लो, ठीक है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से ये हस्बैंड है, ओके, और इनकी वाइफ, ओके, दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ। अब ये हस्बैंड जो है वो इनका है बिजनेस, ही इज अ फैमिली मैन, ठीक है, ये बेचारे एकदम परफेक्ट फैमिली मैन है, इनको ऐसा लगता है यार बिजनेस के साथ साथ में फैमिली को भी खुश रखना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज फैमिली खुश नहीं होगी तो बिजनेस में भी मन नहीं लगेगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं जो कुछ भी अर्न करूंगा बिजनेस से, मैं अपनी वाइफ के ऊपर भी स्पेंड करूंगा, उसे भी खुश रखूंगा।
और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है। तो अब इनके हाथ में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मान लो इन्हें प्रॉफिट हुआ और इन्होंने सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो बिजनेस से विड्रॉ कर लिया और अपनी वाइफ के ऊपर खर्च कर दिया, उन्हें शॉपिंग कराई, घूमने गए। उनकी वाइफ तो बहुत खुश हो जाएगी आज कि यार ऐसा फैमिली मैन आदमी तो बहुत अच्छा है। लेकिन सी वाइफ की प्रेजेंट की खुशी के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कल को उनका बिजनेस जो है ग्रो करना बंद कर दे, अगर वो सारा प्रॉफिट निकाल लेंगे। और आज वाइफ को खुश करने के चक्कर में अगर कल बिजनेस खराब हो गया फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये वाइफ को गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, फ्यूचर में ये वाइफ को नहीं घुमा पाएंगे, वर्ल्ड टूर पे नहीं ले जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज वाइफ खुश हो जाएगी बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं नाराज हो जाने वाली है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी इनको। दूसरा, अगर ये आज के दिन परफेक्ट फैमिली मैन ना होके आज के दिन अपनी वाइफ को बिल्कुल कुछ गिफ्ट नहीं देते, घुमाने फिराने नहीं ले जाते, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं करते, सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस के अंदर ही रखते हैं रिटेन करके, चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट बढ़े, मैं वाइफ को फ्यूचर में एक बड़ा गिफ्ट दे पाऊं, लेकिन आज उनकी वाइफ जो है वो नाखुश रहेगी। ठीक है, उसे ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है। ऑल्दो ये फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैं अपनी वाइफ को बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, बट प्रेजेंट में वो डिससेटिस्फाई होगी और हो सकता है डिवोर्स कर ले, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे ही हमारे शेयर होल्डर्स भी हैं, उन्हें प्रेजेंट में भी खुश रखना है प्लस उनका फ्यूचर भी मुझे बना के रखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो यही अपना काम है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बना के ही डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे ही आप डिविडेंड पे आउट रेशियो डिसाइड करते हो कहीं ना कहीं उसका सीधा इंपैक्ट रिटेंशन रेशियो पे जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप 40% डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपका रिटेंशन रेशियो विल बी 60%। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप ज्यादा डिविडेंड पे करोगे रिटेंशन रेशियो विल डिक्रीज, और ज्यादा रिटेन करोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो विल डिक्रीज। तो आपको मेंटेन करना है एक बैलेंस, इन दोनों के बीच में आपको मेंटेन करना है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कैसे मेंटेन करोगे आप, देखिए, पहले तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं ज्यादा डिविडेंड पे करूंगा तो शायद शेयर की प्राइस गिर जाए या कम हो जाए या बढ़ जाए, कम पे करूंगा तो फ्यूचर में हो सकता है बढ़े लेकिन आज गिर जाए। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे ना डिविडेंड जो है उसके ऊपर अलग अलग थियरीज बनी, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी सजेशन दी, अपने अपने थियरीज बनाई है। तो यहाँ पे दो तरह की थियरीज निकल के आई है, डिविडेंड के ऊपर दो तरह की थियरीज निकल के आई है, और जो थियरीज हैं उसे हम स्टडी करते हैं। ये था अपना मीनिंग ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट इज थियरीज ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड थियरीज, डिविडेंड थियरीज, थियरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं, तो थियरी भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई है। ठीक है, डिविडेंड थियरी हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट इज रेलेवेंस थियरी। रेलेवेंस थियरी, रेलेवेंस थियरी का मतलब ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, कम दोगे ज्यादा दोगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, शेयर्स की प्राइस पे फर्क पड़ेगा। तो डिविडेंड इज रेलेवेंट एज फार एज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज कंसर्न। तो ये रेलेवेंस थियरी में कितने लोग हैं, तो इस रेलेवेंस थियरी में दो थियरीज आपको मोस्टली, ये दो थियरीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थियरीज है, वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल एंड सेकंड इज वॉल्टर मॉडल। तो ये दो एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर डिविडेंड पे किया तो आपकी शेयर की प्राइस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। इररेलेवेंस थियरी भी है, रेलेवेंस के साथ साथ में इररेलेवेंस थियरी भी है।
इररेलेवेंस थियरी का मानना है कि डिविडेंड बिल्कुल रेलेवेंट है ही नहीं, आप डिविडेंड पे करो या नहीं पे करो, शेयर की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी की वैल्यू कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सेम ही रहेगी। तो ऐसा किसने बोला है? ये थियरी बिल्कुल दी है हमें एमएम अप्रोच ने, मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच। ठीक है, तो ये है डिविडेंड की थियरीज। डिविडेंड की थियरीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस। रेलेवेंस में दो लोग हैं, गॉर्डन्स एंड वॉल्टर्स, और इररेलेवेंस में है एमएम। ठीक है, अब इस थियरी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रिटेंशन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी जब प्रॉफिट्स रिटेन करती है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रिटेंशन रेशियो अपना। ठीक है, तो एक बार हम रिटेंशन रेशियो देख लेते हैं पहले। रिटेन्ड अर्निंग्स और साथ में हम निकालेंगे रिटेंशन रेशियो। ओके, पहली बात तो आप समझो कि रिटेंशन रेशियो या रिटेन्ड अर्निंग्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब, रिटेन्ड अर्निंग्स is that part of profit after tax which is not distributed, which is not distributed as dividend, which is not distributed to the shareholders. ठीक है, ये हमने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम इस पैसे को अपने पास रखेंगे और फ्यूचर में अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी आई, इससे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आई, तो हम उस काम में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन फंड्स रिटेन करते वक्त एक फाइनेंस मैनेजर का एक थॉट प्रोसेस होता है। ये जो रिटेंशन रेशियो है या रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन पे बेस्ड होता है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स किस फैक्टर पे बेस्ड है? तो दिस रिटेंशन का डिसीजन डिसीजन टू रिटेन decision to retain profit is based on following। किस पे डिपेंड करता है? पहला चीज, अगर हम ये फंड्स रिटेन कर लेते हैं तो क्या हमारे पास आज कोई अपॉर्चुनिटी है हाथ में जहां पे हम इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके? तो वेदर द फर्म इज हैविंग अपॉर्चुनिटीज इन हैंड टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो पहला फैक्टर तो ये है, वेदर एंटिटी हैज opportunity in hand to invest the retained earnings। फर्स्ट, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मान लो आपके पास अपॉर्चुनिटी है भी, तो क्या उस अपॉर्चुनिटी से आपको रिटर्न जो आ रहा है, उस अपॉर्चुनिटी से जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, क्या वो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है? जितना आपके शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या आप उससे ज्यादा अर्न कर पाओगे? तो ये भी एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर इज वेदर द इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने इन्वेस्ट किया, वेदर द इन्वेस्टमेंट will generate ROI, return on investment, higher than cost of capital, that is your KE। ठीक है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न
expected by shareholders from their investment। शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी में शेयर्स खरीदा है उससे उन्हें जो इन्वेस्टमेंट की, उससे उन्हें जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट चाहिए। देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जब आप रिटेन करने जाओगे एज ए फाइनेंस मैनेजर, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये फंड्स में रिटेन कर लूं तो क्या इसे रिटेन करके मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूं? क्या हाथ में आज मेरे कोई प्रोजेक्ट है? और अगर वो प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट, उससे ज्यादा प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? ठीक है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा बिफोर रिटेनिंग द मनी। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का कहीं ना कहीं सीधा जो कनेक्शन है वो कंपनी की ग्रोथ से है। आप रिटेन करोगे पैसे, इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, तो आपका फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो ग्रो करेगा। फ्यूचर में आपकी ग्रोथ होगी, कंपनी की शेयर का प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, ग्रोथ कैसे होगी? क्या ये ग्रोथ पॉसिबल है? ग्रोथ कितनी हो सकती है वो हम देख लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रोथ का एग्जाम्पल। ओके, ग्रोथ का एग्जाम्पल हमने कुछ ऐसा लिया, मान लो दिस इज द ईयर 2019। 2019 में हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, हम जिस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कितना किया है कंपनी ने? तो कंपनी हैज इन्वेस्टेड ₹10 लाख। कंपनी ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा, 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? तो 2019 में अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट हुआ था ₹1 लाख। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 लाख रुपीज का। अब आपको जानना पड़ेगा कि आपकी रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट क्या है, किस रेट से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। तो 10 लाख रुपए का फंड यूज करके आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब रेट इज 10%। तो आरओआई जो आपकी है, आरओआई जिस रेट से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट इज 10%। ठीक है, अब एज अ फाइनेंस मैनेजर हमने सोचा कि हम इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द शेयर होल्डर्स और कुछ पैसा रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, डिविडेंड पेड आउट ऑफ दिस प्रॉफिट इज ₹40,000। कंपनी ने इस 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट में से 40,000 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया। अब कंपनी के पास कितने पैसे बच जाएंगे? प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 60,000 रुपीज का प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, ये कंपनी ने अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया मतलब दिस इज रिटेन्ड अर्निंग्स। क्यों रख लिया कंपनी ने अपने पास? कंपनी ने सोचा कि इस पैसे को हम अगले साल कहीं इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, चलिए, इससे होगा क्या? सी, इस साल नहीं, अगले साल रिटेन्ड अर्निंग्स आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। कैसे देने वाला है आपको प्रॉफिट जनरेट करके? सी, in 2020 see, retained earnings was invested in a project। रिटेन्ड अर्निंग्स को हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट, उसकी आरओआई हैविंग आरओआई एस 10%। ठीक है, वो प्रोजेक्ट भी आपको कितना प्रॉफिट अर्न करके देगा? 10%। अब देखो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। 2019 में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का, 2020 में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? नाउ सी, देयरफॉर
योर टोटल इन्वेस्टमेंट in 2020 will become 10 lakhs plus 60,000 और इन्वेस्ट किए हमने, तो योर टोटल इन्वेस्टमेंट इज 10 lakhs 60,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है, हम 10% की रेट से प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अब 2020 में आपका कितना प्रॉफिट होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर दिस 2020 आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10% के हिसाब से 10,60,000 जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका 10% विच इज 1,06,000। आपका प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करो तो 2019 में था 1 लाख, जबकि 2020 में ये प्रॉफिट हो गया है 1,06,000। इज देयर एनी इंक्रीज इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? यस। कितने का इंक्रीज है? लेट अस सी दैट increase in profit after tax is 1,06,000 2020 minus 1 lakh जो था प्रॉफिट अपना 2019 का, हमारे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है 6,000 रुपीज का। प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 6,000 रुपीज। अब अगर मुझे ये परसेंटेज, सी देयर इज अ ग्रोथ इन द प्रॉफिट, कितनी ग्रोथ है? लेट अस कैलकुलेट दैट। कितना ग्रोथ हमने कर दिया? तो ग्रोथ इन परसेंटेज इज, बताओ, 6,000 की ग्रोथ हो गई, 6,000 की ग्रोथ हो गई, ठीक है, 6,000 की ग्रोथ। पहले कितना प्रॉफिट कमाया था आपने? 1 लाख, अब 1,06,000, तो 1 लाख से आपका प्रॉफिट 6,000 और बढ़ गया, तो 6,000 डिवाइड बाय 1 लाख into 100 will give you a growth rate of 6%। आपकी ग्रोथ रेट आ गई 6%, ठीक है। ये था अपना एग्जाम्पल कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। पैसा रिटेन करोगे, उसे इन्वेस्ट करोगे, फ्यूचर में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कंपनी में ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो था एग्जाम्पल। अगर इस ग्रोथ से मैं कोई फॉर्मूला बनाऊं तो आप सिंपल कुछ ऐसा कर सकते हो दैट ग्रोथ इज, मुझे जरा बताओ आपने कितने पैसे रिटेन कर लिए थे, कितना परसेंट अमाउंट रिटेन कर लिया था? तो मैं आपको बताऊं तो आपने रिटेन कर लिया था अराउंड 60%, ठीक है। ये डिविडेंड आपने पे किया 1 लाख में से 40,000, दिस इज 40%, और बाकी 60% आपने रिटेन कर लिया, और इस 60% पे अगले साल आपने प्रॉफिट अर्न किया 10%, ठीक है। तो बस ग्रोथ इज 60% के इन्वेस्टमेंट पे आपने 10% अर्न किया है, विच कम्स टू 6%। 6%, okay। Now what is this 60% and what is this 10%? Let us give technical terms to them। तो अगर मैं बोलूं तो ये 60% है your retention ratio, 60% is your retention ratio and 10% is your return on investments, ठीक है। अब इन्हें हम शॉर्टकट नाम दे देते हैं इनका, तो इन शॉर्ट दिस इज रिटेंशन रेशियो इज कॉल्ड एज बी, वेयर एज रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड एज आर। तो ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाता है ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर, दिस इज योर ग्रोथ। तो अगर आप मान लो 0% फंड रिटेन करते हो, सारा का सारा डिविडेंड पे कर देते हो, तो 0 इंटू एनीथिंग आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसे रिटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर मैं वही पॉइंट रिपीट करूंगा कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन हैंड तो होनी चाहिए, प्लस आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वहां पे प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी तो आपको आना चाहिए, एटलीस्ट जितना शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी आपकी कॉस्ट है उससे ज्यादा, ठीक है। ये तो था रिटेन्ड अर्निंग्स का प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं अपने डिविडेंड थियरीज पे। पहली थियरी थी, हमने देखी थी रेलेवेंस थियरी, उसमें गॉर्डन्स मॉडल। वी आर गोइंग टू डिस्कस गॉर्डन्स मॉडल इन डिटेल, एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ये गॉर्डन्स मॉडल जो है वो शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करता है, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं
गॉर्डन्स मॉडल के ऊपर पहला थियरी मैंने स्टार्ट किया, गॉर्डन्स मॉडल। अब बताइए गॉर्डन्स मॉडल जो है वो रेलेवेंस थियरी के अंडर आते हैं या इररेलेवेंस थियरी के अंदर? तो हमने पहले ही देखा था गॉर्डन्स मॉडल जो है वो डिविडेंड को रेलेवेंट बताते हैं। तो गॉर्डन्स मॉडल की जो थियरी है इट्स रेलेवेंस थियरी, मतलब डिविडेंड बिल्कुल शेयर की प्राइस को अफेक्ट करेगा, डिविडेंड इज रेलेवेंट। ठीक है, चलो अब एज पर गॉर्डन्स हम शेयर का वैल्यूएशन कैसे करें? देखो शेयर्स का वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल इज लेट से हमारे जो बाबू भैया हैं, बाबूराव, सुना होगा नाम इनका, बाबूराव गणपत राव आप्टे, जिनका स्टार गराज था, गराज बंद हो गया भाई साहब का, उन्हें बंगलो भी मिला लेकिन राजू के चक्कर में, एक का डबल करने के चक्कर में उनका बंगलो भी चला गया। 21 दिन में पैसे डबल। ठीक है, अनुराधा का कुछ पता नहीं है। तो अब उनका एक ही होप बच गया था कि कैसे भी राजू फोन उठा ले, राजू फोन उठा के ये बस इतना कंफर्म कर दे कि उसने गन्स जो है, जो उसने चुराई थी वो फेक ही नहीं है, ताकि उस गन को बेच के पैसे मिल जाए और कहीं ना कहीं हम वापस बंगलो खरीद सकें और वापस से जो उनकी सोसाइटी है वहां पे 3 दिन नल लगा सकें। ठीक है, तो ये बड़े सपने थे और इसी को लेके हम बनाते हैं हेरा फेरी 3। चलिए आ रही है अपनी हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 में अब ऐसा समझिए कि बाबू भैया हो गए हैं बड़े ही अमीर, गन्स बेच के उन्हें मिल गए हैं बहुत सारे पैसे। ठीक है, अब बाबू भैया हमारे, ठीक है, उन्हें चश्मा भी है, ये रहा उनका चश्मा, थोड़ी सी तोन भी निकली है बाबू भैया की, बाबू भैया का कुर्ता। ओके, दिस इज आवर बाबू भैया। अब बाबू भैया के पास इतने पैसे आ गए तो राजू ने सोचा यार कोई स्कीम निकालते हैं और पैसे बढ़ाते हैं। तो राजू जो हमारे हैं वो गए बाबू भैया के पास, उन्होंने बोला बाबू भैया मेरे पास एक मस्त स्कीम है, आप पैसे इन्वेस्ट करिए, 7 दिन में पैसे डबल, 7 दिन में पैसे डबल। ठीक है, बाबू भैया ने राजू को बोला तू निकल, तू निकल यहां से, तू चला जा, तेरे चक्कर में मैंने बंगला भी बेच दिया, हम रोड पे आ गए, तोतला सेठ की मार भी खाई, ठीक है, किडनी में हार्ट अटैक भी आ गया, अब मुझे ये काम नहीं करना, अब मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तू चला जा यहां से, तू निकल जा, तू कोई और घर देख, शाम को भी ले ले, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहता हूं। ठीक है, तो बाबू भैया ने राजू का आइडिया तो रिजेक्ट कर दिया, उन्हें 7 दिन में पैसे डबल नहीं करने, एक का डबल करना ही नहीं है। ठीक है, एक का डबल उन्हें नहीं करना है। तो बाबू भैया ने क्या सोचा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है पैसे बढ़ाने का? तो बाबू भैया के माइंड में एक आंसर आया कि क्यों ना हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लें, ये राजू से यार कुछ नहीं होने वाला, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेते हैं। तो बाबू भैया जो है वो मेरे पास आ गए, बाबू भैया आए मेरे पास, बहुत सारे पैसे लेके आए, ये बहुत बड़ा क्लाइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, बाबू भैया कम्स टू मी, और इन्होंने मुझसे पूछी है एक सजेशन। बाबू भैया बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसे बहुत बहुत हैं, बट अब मुझे एक का डबल नहीं करना, आप मुझे प्लीज कोई सजेशन दो कि मैं इस पैसे का क्या करूं। मैंने बोला बाबू भैया आप एक काम करो, आप पैसे है ना शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स में। ठीक है, तो बाबू भैया का प्लान बन गया है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि बाबू भैया आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, पिछली बार तो आप 21 दिन में डबल करने के चक्कर में डूब गए थे, तो अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके आपके पैसे डबल कर दूं? तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अगर तुम डबल करोगे तो मैं तुम्हारे पास यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे डबल वबल नहीं करना है, अब मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करा दो,
मुझे प्रॉफिट चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए, हर साल मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, बस, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने बोला ठीक है बाबू भैया, आपकी एक्सपेक्टेशन तो बताओ, आप क्या चाहते हो, कितना परसेंट आप चाहते हो कि आपका पैसा हर साल बढ़े। तो बाबू भैया ने बोला कि मेरा पैसा, ये पैसा जो है, ठीक है, दिस मनी, दिस शुड ग्रो, और इन्हें रिटर्न चाहिए। चलो अगर स्पेसिफिक टर्म में बोले तो इन्हें रिटर्न्स चाहिए। कितनी रिटर्न चाहिए इस शेयर से? ही वॉन्ट्स अ रिटर्न ऑफ 15% फ्रॉम द शेयर। इन्हें 15% की रिटर्न चाहिए, ठीक है, 15% की रिटर्न। मैंने बोला बाबू भैया आपको 15% की रिटर्न चाहिए, ठीक है, चलो मैं आपको दिला दूंगा, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करिए, आपको 15% की रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। बाबू भैया ने बोला कैसे आएगी रिटर्न बताओ, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप मुझे बताओ कि मुझे रिटर्न कैसे आएगी। मैंने बोला देखिए बाबू भैया, आप ठहरे खाने पीने वाले आदमी, आपको दिन के एंड में, ठीक है, आपको अपना बाटली चाहिए होता है जिसमें से आप पीते हो, तो आपको मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कराऊंगा जहां से आपका रात को बाटली का खर्चा भी हो जाए और आपका पैसा भी बढ़ते रहे। तो बाबू भैया खुश, बाटली के अलावा उन्हें और क्या चाहिए, बाटली में तो उनका बाप का गराज चला गया, ठीक है, खुद उनके बाप चले गए तो खांसी क्या चीज है, ठीक है, तो उन्हें बस बाटली की टेंशन है कि मुझे बाटली मिल जानी चाहिए। अब मैंने बाबू भैया को बोला देखिए बाबू भैया, आपको रिटर्न्स जो आएगा ना, जो बेनिफिट आएगा, वो दो फॉर्म में आएगा, ठीक है। दो फॉर्म में कैसे आएगा? एक तो आपको शेयर हर साल कुछ ना कुछ, या आपके खाने पीने के लिए आपको डिविडेंड देगा, आपको हर साल देगा डिविडेंड। और दूसरा, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो दूसरा होगी आपके शेयर्स में ग्रोथ, ग्रोथ इन द शेयर प्राइस, ग्रोथ इन द शेयर प्राइस। अब बाबू भैया हो गए खुश, उन्होंने बोला या पैसे भी बढ़ रहे हैं और बाटली का काम भी हो जा रहा है, इससे बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने बाबू भैया से पूछा बाबू भैया आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपने किसी कंपनी का नाम सुना है या मैं आपको सजेस्ट करूं? तो उन्होंने बोला कि मैंने रिलायंस का नाम सुना है, आजकल मुकेश अंबानी की कंपनी काफी आगे बढ़ रही है, तो मैं रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने बोला बाबू भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाबू भैया को हम बताएंगे कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। चलिए, तो हम किस शेयर की बात करें बाबू भैया, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? रिलायंस शेयर में, रिलायंस। रिलायंस शेयर। मैंने बाबू भैया को बोला देखिए बाबू भैया, रिलायंस ने पिछले साल, ये जो साल अभी खत्म हुआ, इस साल डिविडेंड दिया था, रिलायंस ने डिविडेंड दिया था, ठीक है। कितने का डिविडेंड दिया था? रिलायंस ने कितने का डिविडेंड दिया था? रिलायंस ने डिविडेंड दिया था कुछ 90 रुपीज का, ठीक है। बाबू भैया ने बोला यार ये तो अच्छा डिविडेंड है, एक शेयर पे 90 रुपीज। मैंने बोला बाबू भैया यही नहीं, अगले साल ये आपको और डिविडेंड देगी, ठीक है, अगले साल आपका डिविडेंड और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा डिविडेंड? तो बाबू भैया को मैंने बोला कि आपका नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आप अगर इस बार शेयर खरीदोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड मिलेगा 100 रुपया बाबू भैया, 100 रुपया, एक शेयर पे सीधा 100 रुपया। उन्होंने बोला यार या ये तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपए का डिविडेंड। दूसरा, मैंने बोला एक तो आपको 100 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा ही, दूसरा आपके शेयर्स में होगी ग्रोथ। ग्रोथ कितनी होगी? मैंने बता दिया कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसके शेयर की वैल्यू एवरी ईयर 5% ग्रो कर रही है, ठीक है, 5% ग्रो कर रही है, 5% रिलायंस की शेयर की प्राइस ग्रो कर रही है। अब बाबू भैया हो गए खुश, ठीक है, बाबू भैया हो गए काफी खुश। अब हम क्या करते हैं, चलिए रिलायंस की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो हम रिलायंस की ग्रोथ को 5% की जगह
10% ले लेते हैं, 10%, ठीक है। अब बाबू भैया ने मुझसे पूछा कि मैं ये रिलायंस का शेयर खरीदूं या नहीं खरीदूं। मैंने बोला बाबू भैया आप एक बार रुको, मैं ना शेयर की वैल्यू निकाल लेता हूं, आप कितना चाहते हो, कितना एक्सपेक्टेशन है आपकी। बाबू भैया ने बोला 15%। मैंने बोला ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%, ठीक है। 15% बाबू भैया को रिटर्न चाहिए। मैंने बोला बाबू भैया आप सुनो, आपको 15 में से 10% तो शेयर की वैल्यू बढ़ने से ही मिल जाएगा। 10% तो आपके शेयर की वैल्यू ही बढ़ जाएगी, आप शेयर बेच के कमा सकते हो। बाकी 5% आपको डिविडेंड में चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, शेयर से दो बेनिफिट आता है, एक तो डिविडेंड मिलता है, दूसरा शेयर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो शेयर की प्राइस निकालते वक्त भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, इनके जो दो बेनिफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फ्यूचर में जितना भी बेनिफिट आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मैंने बाबू भैया को बोला देखिए बाबू भैया सिंपल सी बात है, आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ठीक है। तो आपको डिविडेंड कितना परसेंट चाहिए, डिविडेंड का परसेंटेज क्या होगा बाबू भैया, तो 15 में से 10% तो है ग्रोथ, मतलब डिविडेंड में कितना चाहिए बाबू भैया को, डिविडेंड में इन्हें चाहिए 5%, 15 माइनस 10, बाकी का 5% अगर डिविडेंड में मिल जाए तो ये हो जाएंगे खुश, ठीक है। मैंने बाबू भैया को बोला ठीक है बाबू भैया कोई बात नहीं, आपको अब डिसाइड करना है कि इस रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। बस सिंपल सी बात है, देखिए हम शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, इस डिविडेंड के लिए जो 100 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, जो 100 रुपए का डिविडेंड कंपनी देने वाली है, इस डिविडेंड के लिए मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर कंपनी में मुझे हर साल 100 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, अगले साल 100 रुपए का डिविडेंड देगी, तो मैं इस कंपनी का शेयर कितने में खरीदूं, ये होती है शेयर की वैल्यूएशन। मैंने बोला देखिए बाबू भैया सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज की करोगे तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 5 रुपया, बिकॉज डिविडेंड इज 5%, ठीक है। हमें कितना डिविडेंड चाहिए, 5%, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिविडेंड इज 5%, तो 100 रुपए में आपको कितना चाहिए, 5 रुपया, ठीक है। मैंने बोला बाबू भैया देखो, जो रिलायंस है वो तो आपको 100 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, ठीक है। तो अब 100 रुपए का डिविडेंड अगर आपको किसी कंपनी से मिल रहा है तो आप उस कंपनी के लिए कितना पेमेंट कर सकते हो, उस कंपनी के शेयर के लिए कितना पैसा लगा सकते हो। अगर 5 रुपए के लिए हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 रुपए के लिए, 5 रुपए के डिविडेंड के लिए हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 100 रुपए के लिए डिविडेंड के लिए कितना। तो अब ये हम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना करें, कितने का शेयर खरीदे, मतलब शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, शेयर की प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज सिंपल मैथ्स, ठीक है। कैसे करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, दिस 100 इंटू 100 जैसे डिवाइड बाय 5, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि ये जो हम 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 5% के लिए, ठीक है। चले अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आएगा रुपीज 2000। मतलब मैंने बाबू भैया को बोला कि देखिए बाबू भैया ये जो शेयर है ना, इसकी जो प्राइस है मेरे हिसाब से वो 2000 रुपए होनी चाहिए, ये शेयर तो 2000 रुपए का है, 100 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, तो ये शेयर जो है वो 2000 रुपए का होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू भैया ने मुझसे पूछा कि ठीक है ये शेयर एक्चुअल में कितने का मिल रहा है। मैंने बाबू भैया को बोला कि देखिए बाबू भैया रिलायंस का जो ये शेयर है ना, आज आज ये शेयर 1600 रुपए में बिक रहा है, 1600 रुपीज में बिक रहा है,
इट इज सेलिंग फॉर 1600 रुपीज। अब बाबू भैया सोच रहे हैं कि यार ये शेयर तो बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, 2000 रुपए की चीज 1600 रुपए में मिल रही है, मतलब ये शेयर की वैल्यू 2000 होनी चाहिए और मिल रहा है 1600 रुपए में, खरीद लो। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है इस थियरी का कि आप शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, शेयर की वैल्यू आपने निकाली, आपके हिसाब से शेयर की प्राइस इज 2000 रुपीज। ठीक है, शेयर की प्राइस इज 2000 रुपीज। अब ये शेयर की प्राइस जो हमने निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसी से हम बनाते हैं गॉर्डन का फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हम बनाएंगे गॉर्डन का फॉर्मूला। चलिए, गॉर्डन का फॉर्मूला क्या कहता है देखिए जरा। एज पर द गॉर्डन्स मॉडल शेयर प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G। ठीक है, अब ये D1 क्या है, KE क्या है, G क्या है वो देखिए जरा। डिविडेंड कितना मिलने वाला था कंपनी से, 100 रुपया, तो D1 इज 100। ठीक है, ये 5 क्या था, आपको 5% डिविडेंड चाहिए था ना। 5% डिविडेंड कैसे चाहिए था, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 15% की थी, उसमें से आपको ग्रोथ कितना मिल रहा था, 10%। तो ये जो 5 आया ये कैसे आया, 15 माइनस 10। ठीक है, इससे आपका जो रेशियो आएगा दैट विल बी, ये जो शेयर की प्राइस आएगी, ठीक है, शेयर की जो प्राइस आने वाली है K माइनस G इन परसेंटेज अगर मैं लिख दूं तो 5% होगा और अपना शेयर का प्राइस आ जाएगा 2000 रुपीज। ठीक है, तो अच्छा ये D1 क्या है फिर, D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, कि हम साल के एंड में कितना डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज KE, हमने देखा KE का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, अपने बाबू भैया कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 15%। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज G, G इज ग्रोथ, G इज ग्रोथ। तो ये है अपना सिंपल सा फॉर्मूला। हम शेयर प्राइस को बोलते हैं प्राइस एट ईयर 0, तो P0 इज शेयर प्राइस एट करंट टर्म। ठीक है, तो ये है गॉर्डन्स का फॉर्मूला। बस जैसे हमने देखा गॉर्डन्स का फॉर्मूला बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही था। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए कि गॉर्डन ने कैसे इस फॉर्मूले को बनाया है। दिस इज जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो K माइनस G है ये 5% जो था वो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन थी। आउट ऑफ 15% डिविडेंड एक्सपेक्टेड था 5%, ग्रोथ हो रही थी शेयर में 10%। ठीक है, तो ये हमने जो किया, ये डिविडेंड को कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटिंग करके इसको बोलते हैं कि डिविडेंड इज 5%। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा कहा कि दिस 100 इज 5%, दिस 100 इज 5%। ठीक है, तो इसके लिए मुझे अगर ये 100 जो है, ये जो डिविडेंड है ये 5% है, तो उसके लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जो 100% होता है वो कितना होना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्स टू 2000 रुपीज। अगर शेयर आज 1600 में मिल रहा है तो मैं बाबू भैया को सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ये शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इसकी प्राइस कभी भी बढ़ के 2000 रुपए तक जा सकती है, इस साल के एंड तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये था आज का अपना डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हमने देखा गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे गॉर्डन्स मॉडल के कुछ और अजम्पशंस, गॉर्डन्स मॉडल के कुछ और जो आगे थियरीज बनी हैं, और वॉल्टर और MM मॉडल डिस्कस करेंगे। इसके पहले बिफोर कंक्लूडिंग द लेक्चर I'll wish to share the assumptions that Gordon model is based on. So the Gordon's model is based on the assumptions of the current market. Some assumptions are, I'll share with you the assumptions. Assumptions ये हैं as per the Gordon's model. ठीक है,
मैंने पहले बाबू भैया से पूछा कि बाबू भैया आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो इस शेयर से, उन्होंने बोला 15%। मतलब ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है शेयर होल्डर्स की, ये फ्यूचर में भी सेम रहनी चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। कल को बाबू भैया बोले नहीं मुझे वापस 21 दिन में डबल करना है, तो हम रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला अजम्पशन ये है दैट KE विल रिमेन कांस्टेंट इन नियर फ्यूचर। KE विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, रिलायंस की जो कंपनी है, रिलायंस की जो कंपनी है, लेट्स से वो हर साल ग्रो कर रही है, हर साल ग्रो कर रही है। ठीक है, कितने परसेंट से ग्रो कर रही है? एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग बाय 10%। तो फ्यूचर में भी वो 10% से ही ग्रो करने वाली है। दिस इज द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। मतलब G विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, G विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। तीसरा, ये जो कंपनी हर साल पैसे रिटेन करती है वो भी कांस्टेंट रहने वाला। अगर 60% रिटेन करती है तो एवरी ईयर इट विल रिटेन 60% ओनली। मतलब रिटेंशन रेशियो विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ, अगर कंपनी सेम रिटेंशन रेशियो रख रही है, सेम ग्रोथ रख रही है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न भी सेम ही है, मतलब कंपनी का जो ROI है वो भी सेम है, तो ROI विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। ओके, ROI विल रिमेन कांस्टेंट। पांचवा, पांचवा, ये जो KE है, KE विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन G। मतलब अगर अपने जो बाबू भैया हैं वो अगर 15% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी का ग्रोथ 15% से कम ही होगा। ठीक है, अगर मान लो शेयर 20% से ग्रो कर रहा है और अपने बाबू भैया एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 15%, तो ये तो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे हम जो अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं या फिर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला लग रहा है वो नहीं लग पाएगा। तो ये अजम्पशन हमेशा रहने वाला है दैट KE विल बी ग्रेटर देन G। और सिक्स्थ फॉर्मूला ये है कि कंपनी जो है ना वो सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है। हम शेयर्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कंपनी सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है, कंपनी के अंदर डेट्स वगैरह नहीं है। दैट द कंपनी इज, द एंटिटी इज इक्विटी फाइनेंस। तो ये अपने अजम्पशंस है एज पर द गॉर्डन्स मॉडल। इस पे आपको थियरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है अपना ये गॉर्डन्स मॉडल जिसे हम यहाँ पे आज देख रहे थे। ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल में हमने देखा कि बस ये सिंपल सा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। बाबू भैया का एग्जांपल लेके उन्हें बिल्कुल शेयर्स जो है वो 2000 रुपये का शेयर 1600 में मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उनके लिए ये मॉडल बहुत काम में आया।